हेलो क्लास 10th के बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कोप क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का सिविक्स पढ़ रहे थे और सिविक्स का पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। राइट, पावर शेयरिंग को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को डील किया है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो जाएं और पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि उस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो हमारे दूसरे चैप्टर से लिंक करेगा। राइट, तो पहले चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ की कंसेप्ट क्लैरिटी आपको यहाँ पे काम आने वाली है। राइट, तो दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का है बच्चों, वो कौन सा चैप्टर है? फेडरलिज्म। कौन सा चैप्टर है बच्चों? फेडरलिज्म। नो, ये जो फेडरल वर्ड है बच्चों, ये जो फेडरल वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। राइट, जो फेडरल वर्ड है कौन से वर्ड से निकला है? एक लैटिन वर्ड से निकला है। जो वर्ड कौन सा है? फ्यूडस। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इस वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, राइट, इस वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। यानी जरूर किसी न किसी प्रकार का एग्रीमेंट है, किसके अंदर? फेडरलिज्म के अंदर। वो एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि अगर हम लोग फेडरलिज्म का बात कर रहे हैं तो यहाँ किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट किसके बीच है, वो हम लोग जब चैप्टर को आगे डील करेंगे तब समझेंगे। राइट, नाउ यहाँ देखिए, कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर। अब इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। नाउ प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पावर शेयरिंग के दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, राइट, स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में अगर बात करें तो लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। राइट, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग ने देखा था पिछले चैप्टर में। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो सबसे मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। नाउ फेडरलिज्म के अंदर हमको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट देखने को मिलता है। वी विल ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब फेडरलिज्म जो टॉपिक है, हम उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। राइट, यानी इंडिया से रिलेट करेंगे, है ना। नाउ अगर हम बात करें दुनिया का सबसे अच्छा फेडरल मॉडल अगर किसी कंट्री का है, तो वो किस कंट्री का है? यूएसए का। यानी यूएसए दुनिया का सबसे बेहतरीन फेडरल मॉडल पे काम करता है। राइट, तो इंडिया के अंदर भी फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फेडरलिज्म ऑफ यूएसए। इसलिए इंडिया के फेडरलिज्म को कभी कभी सू जेनरिस बोला जाता है, यानी फेडरलिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप। ये अपने टाइप का फेडरलिज्म है, ये अलग तरह का फेडरलिज्म है। यानी फेडरलिज्म का जो भी कंसेप्ट है, कभी कभी हम उस कॉन्सेप्ट से डेविएंट होते हैं, यानी हम उस कंसेप्ट को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फेडरलिज्म का बहुत सारा जो कंसेप्ट है उसको हम लोग फुलफिल कर पाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यानी फेडरलिज्म के अंदर जो जो बातें हैं, उन बातों का हम लोग पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म? इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म किसको बोला जाता है, वो कौन कौन से प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। राइट, इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, चाहे वो लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब स्टेट्स को डिवाइड किया गया, अलग किया गया, उसको पढ़ेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया का क्या है, उस बारे में पढ़ेंगे। और सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना। मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है। जब पावर को एक ही जगह केंद्रित कर देते हैं, एक ही केंद्र में ला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम सेंटर से पावर निकाल के
है ना, डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन। यानी लोकल लेवल पे पावर को डिवाइड कर देना इज कॉल्ड व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन जो इंडिया के अंदर हुआ उसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। आगे देखिए, नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। तो हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा पहले चैप्टर में, हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा, राइट। और इसको एनालाइज करते हैं। बेल्जियम जो है शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो बेल्जियम है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। ठीक है, जो श्रीलंका है वो यूनिटरी सिस्टम में ही रहा जिसमें नेशनल गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है। नाउ ये जो चीजें हैं ये फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यूनिटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। नाउ देखिए, अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम की, है ना, दोनों को डिफरेंशिएट करके हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। ना फेडरल सिस्टम के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फेडरल सिस्टम के अंदर पहला चीज ये है कैरेक्टरिस्टिक इसका कि यहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, डुअल गवर्नमेंट, यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हमको फेडरल सिस्टम में देखने को मिलेगा। यूनिटरी सिस्टम में हमको सिंगल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी आपको डुअल गवर्नमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है। या तो सिंगल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या आपको डुअल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डुअल गवर्नमेंट का जो नेचर होगा यहाँ के डुअल गवर्नमेंट के नेचर से अलग होगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ अगर हम बात करें डुअल गवर्नमेंट की, तो फेडरल सिस्टम के अंदर 2 लेवल पे जनरली गवर्नमेंट पाई जाती हैं। पहला है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना, और दूसरा है प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, राइट। अब देखो 2 लेवल पे अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या इनके पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं है। तो देखो जो हमारा संविधान है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड करती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट, यानी जो पावर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और जो पावर आ रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, वो पावर किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो संविधान के द्वारा। संविधान में कुछ प्रोविजंस बनाए गए होंगे जिसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर को एंजॉय कर रहा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को एंजॉय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर की बात करें तो घर के अंदर मान लो कि 2 भाई हैं, है ना, एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई, और एक छोटा भाई है, बड़ा भाई है और छोटा भाई है। नाउ अब घर के अंदर जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है वो किसको दिया जाता है बच्चों, बड़े भाई को दिया जाता है, और थोड़ा जो कम डिफिकल्ट वर्क है वो किसको दिया जाता है, छोटे भाई को, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े भाई को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, छोटे भाई को अभी एक्सपीरियंस कम है। तो इन दोनों के बीच वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा काम होगा और ये तुम्हारा काम होगा, है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट डिवीजन ऑफ पावर, यानी शक्तियों को बांट दिया गया कि बड़े भाई के पास ये सारी शक्तियां होंगी, छोटे भाई के पास ये सारी शक्तियां होंगी। बड़े भाई को चूंकि शक्तियां ज़्यादा दी गई है, क्यों ज़्यादा दी गई है, क्योंकि बड़े भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, इसलिए बड़े भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, छोटे भाई को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। क्योंकि बड़ा भाई जो काम करेगा वो पूरे फैमिली के हित में करेगा, लेकिन छोटा भाई जो फिलहाल काम करेगा वो अपने हित में करेगा। गेटिंग द पॉइंट, अपने लिए काम करेगा और उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए काम करेगा,
राइट। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ पावर आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। नाउ इंडिया के अंदर जो बड़ा भाई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और छोटा भाई है जो स्टेट गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे। और भी बातें करते हैं आगे, देखिए। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दिस गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है। इनके पास इंडिपेंडेंट पावर है और इनके पास भी क्या है, इंडिपेंडेंट पावर। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है बच्चों, सिंगल लेवल पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जिसके पास ही सारा पावर होगा। अगर संविधान है तो ये संविधान जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सारा पावर किसको दे रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको दे रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। ये सारा पावर किसको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिराइविंग देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो पावर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, वो पावर उसके पास कहां से आएगा बच्चों, वो पावर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन से ना आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डाइल्यूट करके किसको देगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को डिराइव नहीं कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहां कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को नहीं डिराइव करते हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को डिराइव कर रहा है। तो यहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बच्चों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है। वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है ना। ये चीज क्लियर हुआ, पहला डिफरेंस क्लियर हुआ, है ना। डुअल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, दो लेवल पे गवर्नमेंट होगा, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा क्या है, प्रोविंशियल लेवल। फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करेगी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी अपना पावर कहाँ से डिराइव करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करेगी, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में सिंगल गवर्नमेंट होगा जनरली, राइट। अगर डुअल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है तो जो दूसरे लेवल पे गवर्नमेंट है वो अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ना डिराइव करके कहां से लेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डाइल्यूट करके किसको देगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और ऐसे केस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वर्क में, पर यहां पे किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। डायरेक्शन जरूर दिया जा सकता है पर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम यहां पे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ना, इंडिया, तो इंडिया के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे एग्जिस्ट करता है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, वो भी अपना पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है बच्चों, अपना पावर वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहा है। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 देखेंगे, कौन सा शेड्यूल 7 को पढ़ेंगे, तो वहां पे डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। वहां पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर, यानी पावर को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। पावर का डिवीजन किस तरीके से है शेड्यूल 7 के अंदर, तो लिस्ट बना के, क्या बना के, लिस्ट बना के ना। ये लिस्ट क्या है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 3 तरह के अलग अलग लिस्ट हैं ना। इस लिस्ट के अंदर है क्या बच्चों, तो इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट। स्टेट लिस्ट में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, और कंकरेंट लिस्ट में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। नाउ यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट हैं बच्चों। अभी फिलहाल कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट। नाउ ये अलग अलग विषय हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकता है, लॉ पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी हो गया, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी हो गया। यानी जो नेशनल इंटरेस्ट में जो भी बातें हैं, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी सब्जेक्ट्स हैं, वो किसको दिए गए हैं, यूनियन गवर्नमेंट को। यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
और ये जो लिस्ट है 100 सब्जेक्ट का वो अलग अलग है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस अपना रखता है वो किसको दिया गया है? यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी यूनियन लिस्ट में उसको मेंशन किया गया है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे टोटल 100 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है, यानी एक्सक्लूसिव पावर किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का इन सारे सब्जेक्ट पे लॉ पास करने का। ना अगर दूसरा हम देखें तो वो स्टेट लिस्ट है, यानी स्टेट्स को भी, है ना, जो डिफरेंट स्टेट है हमारे कंट्री के अंदर, उनके पास भी पावर है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लॉ पास कर सकते हैं। और स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसा कितना सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब किसका पार्ट है? लैंड हो गया, ये सब किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो टोटल 61 सब्जेक्ट दिए गए हैं किसको? स्टेट्स को, जो कि, है ना, प्रोविंशियल लेवल पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो किसको दिए गए हैं? स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जनरली आई एम टॉकिंग, ध्यान देना, आई एम टॉकिंग दैट जनरली, इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट के मेंशन सब्जेक्ट पे वो लॉ पास कर सकती है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं संविधान के अंदर, है ना, जिस समय यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। लेकिन फिलहाल आपको 10th में वो नहीं पढ़ना है, राइट। वो आप इतना ही ध्यान रखिए कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है, लॉ पास कर सकता है। नाउ कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ पास कर सकता है, राइट। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां लगता है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनको लगा कि ये ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए तो हो ही, नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट हो ही, लेकिन साथ ही साथ स्टेट अगर चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस लाके अपने स्टेट में लागू कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैरिजेस, फॉर एग्जांपल सक्सेशन, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स। तो ये सब किसका है? एजुकेशन। ये सब किसका पार्ट है? कंकरेंट लिस्ट का। यानी अगर सेंटर इसके ऊपर कानून बनाता है, सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन 52 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट पे या 2 सब्जेक्ट पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस करके उस कानून को लागू कर सकती है अपने स्टेट के अंदर। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिशन मिल जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। सो दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर हम लोग देखें डिवीजन ऑफ पावर, जो फेडरलिज्म के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर हम दूसरा डिफरेंस की बात करें तो दूसरे डिफरेंस के अंदर क्या आता है ना, डुअल गवर्नमेंट हम लोग देखें, उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर देखें, राइट। उसके बाद देखो कि यहाँ पे फेडरलिज्म के अंदर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा वो रिटेन भी हो सकता है और अनरिटेन भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है बच्चों और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, वहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक फेडरलिज्म की बात है, फेडरलिज्म के अंदर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना कंपलसरी है। नो कंपल्सन क्यों है, बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहे हो और आप जनरल डब्बे में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप जनरल डब्बे में ट्रैवल कर रहे हो और मान लो कि आप गमछा फेंक के सीट लूट लिए, गमछा फेंक के सीट लूट लिए, और जब तक आप बॉगी के अंदर गए आपका गमछा को हटा के कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया वहाँ पे, ठीक है। अब आप दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है, आप बोल रहे हैं गमछा मेरा है तो सीट मेरा है, वो बोला नहीं पहले हम बैठे हैं तो सीट मेरा है। तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट राइज हो गया, है ना, क्योंकि सीट किसी के नाम पे मेंशन नहीं है कि ये आपका सीट है ना। वो बोलेगा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम बोल रहे हो कि मेरा सीट है, गेटिंग द पॉइंट। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि सही में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ऐसे में ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप स्लीपर डब्बे में ट्रैवल कर रहे हो या एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर टिकट होगा जिसमें
आपका सीट मेंशन होगा। तो उस समय जब आप ट्रेन में जाओगे तो आप अपने सीट में आराम से सीट में सो के बैठ के जा सकते हो। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कहने को नहीं आएगा कि ये मेरा सीट है, मुझे यहाँ पे बैठने दो। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपके पास रिटन एविडेंस है। क्या है बच्चों? रिटन एविडेंस। तो रिटन एविडेंस होने से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जैसा कि पता है आपको कि फेडरल सिस्टम के अंदर डुअल गवर्नमेंट पाई जाती है। एक सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, और जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। अगर इनके बीच बच्चा डिवीजन ऑफ पावर है, पावर को डिवाइड किया गया है, राइट। तो पावर को कैसे डिवाइड किया गया, अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो तीनों के बीच, तो इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच कभी भी कोई भी कंफ्यूजन एराइज ना हो, इसलिए हर चीज को संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से लिखा गया है। आपको पता होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हर प्रोविजन को बहुत एक्सटेंसिवली लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप ना रहे। तो अगर चीज़ें लिखी हुई नहीं होती, मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो 100 सब्जेक्ट मेंशन्ड है और स्टेट लिस्ट के अंदर 61 और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52, तो ये सारे सब्जेक्ट अगर प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं गए होते तो हो सकता है कल को जाके जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बोलता कि स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट जैसे ए या बी सब्जेक्ट, इस पे स्टेट कानून नहीं बनाएगा, इस पे हम कानून बनाएंगे। तो स्टेट कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि चीज़ें लिखी हुई नहीं है ना। कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता कि तुम कैसे कानून बना सकते हो, है ना, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। सेंटर बोलता कहाँ लिखा हुआ है बताओ, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है ना। तो इस कंडीशन में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, हमेशा कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहता। इसलिए चीज़ों को लिख लिख के साफ तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि भैया ये 100 सब्जेक्ट पे तुम कानून बनाओगे, ये एक सब सब्जेक्ट पे तुम, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उस पर आप दोनों मिलके लॉ पास कर सकते हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा हो कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो इस कन्फ्लिक्ट से, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना कंपलसरी है, किसके अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के पास अपने अपने पावर है और इन दोनों गवर्नमेंट के पास अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो या अनरिटन हो, यूनिटरी सिस्टम के अंदर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अगर सारा पावर है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा होना या ना लिखा होना कोई भी फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट के चांसेस है ही नहीं। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलेगा उसको वैसे भी वही करना है ना। तो संविधान का लिखित होना, अलिखित होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट नाउ। तो दिस वाज द सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, राइट। अब देखिए फोर्थ डिफरेंस क्या है। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जो संविधान होना चाहिए फेडरल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिजिड होना। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो या तो रिजिड हो जाए या तो फ्लेक्सिबल हो जाए, कोई फर्क नहीं, है ना। अब संविधान का रिजिड होना क्यों जरूरी है, किसके अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर। तो संविधान का रिजिड होना क्यों जरूरी है, इस बात को आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझे ताकि चीजें क्लियर हो। नाउ देखो, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझते हैं, सो इट इज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास ही यह शक्ति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती, राइट, अंडर आर्टिकल 360। कौन सा आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, आर्टिकल 368। अब
आर्टिकल 368 के मदद से पार्लियामेंट अगर संविधान को अमेंड करती है तो वो कोई भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। नाउ अगर ये ऐसा कर सकती है तो हो सकता है आगे चल के ये क्या करे कि यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट था, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट था, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 था और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52। अब यूनियन गवर्नमेंट को मन करने लगा, सपोज मोदी जी सुबह सुबह उठे अंगड़ाई लेते हुए बोले कि आज यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा देते हैं, स्टेट से कुछ लिस्ट उठा के यूनियन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और क्या बोले कि स्टेट लिस्ट का कोई पर्टिकुलर 5 सब्जेक्ट को उठा के यूनियन लिस्ट में डालना है। तो क्या हमारा संविधान इस बात को अलाउ करता है कि पार्लियामेंट ये काम यूनिलेटरली कर सकती है? क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले दम पे चाहे कि वो इस प्रोविज़न में चेंज ले आए, तो क्या हमारा संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो ऐसा यूनिलेटरली कर सकती है? तो आंसर इज नो। जब तक स्टेट का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक 50% ऑफ द स्टेट का सपोर्ट नहीं होगा इस बिल के ऊपर, तब तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनिलेटरली ऐसे प्रोविज़न को संविधान का चेंज नहीं कर सकती जिस प्रोविज़न को चेंज करने के दौरान, चेंज करने के बाद स्टेट के पावर में कुछ इम्पैक्ट पहुंच जाए या तो स्टेट का पावर रिड्यूस हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा कोई भी चेंज संविधान के अंदर यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर। तो ये कैसा, ठीक है, तो ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है? ये है रिजिड। तो यहाँ पे हमारा संविधान क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी अकेले दम पे ऐसे प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती जो स्टेट के पावर को रिड्यूस कर दे। तो इस कंडीशन में हमारा संविधान क्या है बच्चों? रिजिड। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना क्यों जरूरी है फेडरल सिस्टम के अंदर? ताकि पावर जो है, जो डिवीज़न ऑफ पावर है, वो डिवीज़न ऑफ पावर बना रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से भिड़ ना जाए कि नहीं तुम्हारा पावर हम ले लेंगे, मेरा पावर तुम ले लोगे। स्टेट के पास वैसे भी कोई पावर नहीं है इंडिया के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलेटरली ये काम नहीं कर सकती। सो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो वैसा प्रोविज़न जिसको चेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है स्टेट के ऊपर, तो वैसा प्रोविज़न जो पार्लियामेंट है वो यूनिलेटरली चेंज कर सकती है संविधान के अंदर। लेकिन वैसा प्रोविज़न जिसको चेंज करने के बाद, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हो, तो ऐसा प्रोविज़न जो पार्लियामेंट है वो यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकती। 50% ऑफ द स्टेट्स का एसेंट होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? नाउ अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे अगर हम संविधान की बात करें, तो यहाँ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा मतलब है ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर है, तो संविधान रिजिड रहे या संविधान फ्लेक्सिबल रहे, राइट। तो अगर संविधान में चेंजेस लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकते, उससे स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आखिर स्टेट को सबऑर्डिनेट ही रहना पड़ेगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ एक अमेंडमेंट लाने में सालों लग जाते हैं। एक अमेंडमेंट अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करना है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करना है, तो इट टेक ईयर्स टू मेक अ अमेंडमेंट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम आपको पहले ही बताए थे जो यूएसए है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेडरल सिस्टम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेडरल सिस्टम। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बच्चा बताएं हम आपको कि ये ब्लेंड है किसकी? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। ये क्या है? ब्लेंड है। नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंस है बच्चों, वो डिफरेंस देखो क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना जरूरी है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या नहीं है उससे कोई मतलब
ना कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना क्यों जरूरी है फेडरल सिस्टम में? क्योंकि भैया फेडरल सिस्टम चलता ही है जब जब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान को ही नहीं मानना चाहे, वो संविधान के प्रोविज़न को फॉलो ही नहीं करना चाहे, तो क्या फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा? तो आंसर है सिंपली नो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न लिखे गए हैं, राइट, तो फेडरलिज्म को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इन प्रोविज़न के बिना फेडरलिज्म अच्छे से रन ही नहीं कर पाएगा कंट्री के अंदर। अगर दोनों सरकार कल को बोल दे कि हमको इस प्रोविज़न को फॉलो ही नहीं करना है, हम इस प्रोविज़न को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं, तो क्या ऐसे कंट्री के अंदर जो फेडरल सेटअप है क्या वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा? आंसर है नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम होना जरूरी है कि सबसे ऊपर भैया कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ना स्टेट गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अगर सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का रिस्पेक्ट हमको करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो जितना ज़्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे उतना ज़्यादा फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कंट्री के अंदर स्ट्रांग होगा। या किसी भी कंट्री के अंदर अगर फेडरलिज्म है ना चल रहा है, फेडरलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो वहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अपना उस पावर को एंजॉय करती है जो सेंटर्स को देता है, ये हम लोग बात कर चुके, राइट। अब देखो जुडिशियरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी होना ज़रूरी है, जुडिशियल का पावरफुल होना ज़रूरी है, एक पावरफुल जुडिशियरी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जुडिशियरी जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, पावरफुल जुडिशियरी, पावरफुल जुडिशियरी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जुडिशियरी पावरफुल है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जुडिशियरी का पावरफुल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेडरल सिस्टम में दो लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दो लेवल पे अगर गवर्नमेंट है और दोनों को पावर क्या कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक फादर हैं, उनके दो बेटे हैं ए और बी, राइट। फादर की प्रॉपर्टी में दोनों का हिस्सा है, फादर की प्रॉपर्टी में दोनों का हिस्सा है, राइट। तो प्रॉपर्टी के लिए कन्फ्लिक्ट होना इन दोनों भाइयों के बीच बहुत ही कॉमन बात है, तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो इस कन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, है ना। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अभी कौन बैठा हुआ है? इसके फादर। अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट कभी भी होगा तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कौन करेगा? फादर। फादर के पास जाएंगे दोनों, है ना, कि भैया का इतना है, मेरा इतना है, इसको सॉल्व कीजिए, किसका कितना है, राइट। उसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कभी भी ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है, किसी भी मैटर पे कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है, तो एक पावरफुल जुडिशियरी का होना ज़रूरी है जो इस मैटर को सॉल्व कर पाए और ये दोनों गवर्नमेंट इसके डिसीजन को रिस्पेक्ट कर पाए, तभी जाके फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से रन करेगा, है ना। यस, ओके, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फेडरलिज्म में के अंदर हम लोग यूनिटरी सिस्टम देख लिए और फेडरल सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंस है वो देख लिए ना। यहाँ पे वही बेसिक डिफरेंस को समझाया गया है ना। हाँ, उसी बेसिक डिफरेंस को आपको समझाया गया है। फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो आपको समझाया गया है। नाउ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between central authority and various constituent unit of the country। सेंट्रल अथॉरिटी के बीच पावर का डिवीजन होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच क्या होता है? पावर का डिवीजन होता है फेडरल सिस्टम में। ये हम लोगों ने देखा। फेडरेशन के अंदर दो लेवल पे गवर्नमेंट पाई जाती है, हम लोगों ने देखा डुअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट हो जाए जो होता है जो पूरे कंट्री के लिए होता है, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं
उन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार किसको होता है? यूनियन गवर्नमेंट को होता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। द अदर आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट, है ना। दूसरा लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है या तो वो प्रोविंशियल लेवल पे होता है या कहीं कहीं स्टेट बोलते हैं तो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। इसलिए जो प्रोविंशियल इंटरेस्ट में जो प्रोविंशियल लेवल पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो किसको दिए गए हैं? स्टेट्स को दिए गए हैं। बोथ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमने अभी बात किया कि दोनों का जो पावर है वो दोनों बॉडी, ये दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है वो अपना पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, यानी ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अपने पावर को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हम लोग यूनिटरी सिस्टम में देखा फेडरेशन आर द कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना। अगर एक तरफ फेडरलिज्म है तो दूसरी तरफ क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर या तो एक लेवल पे गवर्नमेंट होता है या सबऑर्डिनेट यूनिट होती है जो अपना पावर कहाँ से डिराइव करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सबऑर्डिनेट रहती है। वी हैव टॉक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपना पावर डिराइव कर रही है तो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन या वो जिस डायरेक्शन को बोलेगा, जिस डायरेक्शन में काम करने को बोलेगा लोकल गवर्नमेंट को, उस डायरेक्शन में लोकल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ की फीचर, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का जो की फीचर है वो क्या है? देखो, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने बात किया कि फेडरल सिस्टम के अंदर दो से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होगा। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये जो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे, राइट। जैसे अगर हम बिहार में रह रहे हैं या झारखंड में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या तेलंगाना में रह रहे हैं, राइट, हम सारे लोग जो अलग अलग स्टेट के अंदर रह रहे हैं वो सारे लोग इंडियन सिटीजन ही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमको रूल कर रहा है और हमारे स्टेट का गवर्नमेंट भी हमको रूल कर रहा है। तो ये दोनों गवर्नमेंट क्या करेंगे? सेम सिटीजन को रूल कर रहे होंगे, राइट। बट इच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, लेकिन हर टायर के पास उनकी अपनी शक्तियाँ होती है, ठीक है, अपना ज्यूरिडिक्शन होता है जहाँ तक उसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, लॉ का इम्पैक्ट है वो काम करे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो दिस इज झारखंड, अगर ये झारखंड है तो झारखंड का जो स्टेट असेंबली अगर कोई लॉ पास करता है और फिर वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इस बॉर्डर तक ही वो लॉ का ज्यूरिडिक्शन होगा, यानी ये जो लॉ है वो इस बॉर्डर तक ही इम्प्लीमेंटेड होगा। ये बिहार में ये लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दूसरा स्टेट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर रही है, राइट, तो वो लॉ पूरे स्टेट में इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना पर्टिकुलर लॉ पास कर रही है तो वो सिर्फ उस स्टेट में लागू होगा क्योंकि उस लॉ का ज्यूरिडिक्शन जो है सिर्फ उस स्टेट के अंदर है। यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका ज्यूरिडिक्शन इसी ज्योग्राफिकल एरिया तक रहेगा, उनका ज्यूरिडिक्शन इस एरिया में नहीं पहुँचेगा। जैसे बिहार में लिकर बंद है, बिहार में दारू बंद है, अगर दारू बंद है तो वो सिर्फ बिहार के टेरिटरी तक बंद है ना, क्योंकि यहाँ का जो स्टेट असेंबली है वो लॉ पास करके यहाँ पे लिकर को बंद किया है। क्या झारखंड में लिकर बंद है? क्या मध्य प्रदेश में लिकर बंद है? तो आंसर इज नो, राइट। तो ये लॉ यहीं तक काम करेगा, इन्हीं के ज्योग्राफिकल टेरिटरी तक काम करेगा कि उसका ज्यूरिडिक्शन यहीं तक का है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यूरिडिक्शन यहीं तक का है, ठीक है। तो उनका डिसीजन इसी एरिया में सिर्फ लागू होगा, इस एरिया में लागू नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मैटर पे ही वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। जैसे स्टेट कहाँ लेजिस्लेट कर सकता है? सिर्फ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। यूनियन गवर्नमेंट कहाँ लेजिस्लेट कर सकता है यानी लॉ बना सकता है? सिर्फ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट पे, है ना। तो क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। टैक्सेशन, है ना, यूनियन गवर्नमेंट का अलग टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स हुआ करता था, अब सारा टैक्स क्या हो गया? कंबाइंड हो गया, कुछ टैक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो।
अब आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट के ऊपर आया है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे। कुछ टैक्सेस अभी जीएसटी से बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद लिकर के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो भी जीएसटी के अंदर फॉल नहीं करता, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी हैं जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। गेटिंग द पॉइंट नाउ। तो टैक्सेशन में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये अपना अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। द जुरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भैया इन एरिया तक ही आपका जुरिडिक्शन है, इस एरिया के बाहर आपका जुरिडिक्शन नहीं है। यानी स्पेसिफाई कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगे। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ इच टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। यानी जो एग्जिस्टेंस है और जो ऑथोरिटी है हर टायर गवर्नमेंट का, इस टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जो हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके पास जो ऑथोरिटी है वो किसके द्वारा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। और जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पीछे के स्लाइड में बात कर चुके हैं कि यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो कोर्ट है ना, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनके पास पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रेट करेगा। एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। फाइनली, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। गेटिंग द पॉइंट नाउ। कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न का सही मतलब निकल के सामने नहीं आ पा रहा है ना। सरकार उस प्रोविज़न का अलग मतलब निकाल रही है ना, अलग बॉडी अलग मतलब निकाल रही है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी उसी प्रोविज़न का अलग मतलब निकाल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या अदर अथॉरिटी का या जुडिशरी, इसका इंटरप्रिटेशन, है ना, वैलिड होगा। तो आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन वैलिड होगा। चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी उस प्रोविज़न का कोई भी इंटरप्रिटेशन की हो, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बता दिया कि हाँ भैया इस प्रोविज़न का मतलब ये निकल के आ रहा मेरे हिसाब से, तो वही लागू होगा, उसी बात को माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट नाउ। एंड द पावर of the different level of the government. Court have the power to interpret the constitution and the power of different level of the government. The highest court act as the umpire if dispute arise between the different level of the government in the exercise of their respective power. ठीक है। Now जो कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो क्या है, अंपायर है। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर होता है ना कि उसका डिसीजन फाइनल है, तो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो अंपायर की तरह कौन काम करता है, जो हमारी जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अंपायर की तरह काम करेगी और दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट को, है ना, क्या करेगी, सॉल्व करेगी। जैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इस पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, चाहे वो दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट एराइज हो गया हो, या सेंटर या स्टेट के बीच डिस्प्यूट एराइज हो गया हो, या दो स्टेट एक साथ हो और उसका डिस्प्यूट एराइज हो गया सेंटर के साथ। तो ऐसे डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Sources of revenue for each level of government are clearly specified and ensure its financial autonomy. जो sources है रेवेन्यू का, वो यानी रेवेन्यू कहाँ से आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू कहाँ से आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कहाँ, हमारे संविधान के अंदर, राइट, जो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, है ना। आगे देखिए, द फेडरल सिस्टम डज हैव डुअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, दो ऑब्जेक्टिव। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। अगर फेडरल सिस्टम है
तो यूनिटी ऑफ कंट्री को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर का शेयरिंग हो रहा है। हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि अगर आप कंट्री को यूनिफाइड करके रखना चाहते हो तो आपको पावर को शेयर करना पड़ेगा एट डिफरेंट लेवल। तो फेडरल सिस्टम में भी पावर को शेयर किया जा रहा है एट डिफरेंट लेवल, तो ये इंश्योर करता है कि कंट्री यूनाइटेड रहेगी, क्योंकि पावर को सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, राइट। एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, अगर रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपके कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो, क्लास डाइवर्सिटी हो, कास्ट डाइवर्सिटी हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों कि देश को डिसइंटीग्रेट होने का खतरा ज़्यादा होता है ना, कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो ऐसे में अगर रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है तो उसके लिए फेडरल सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। नाउ टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। दो एस्पेक्ट बहुत क्रूशियल हैं, है ना, किसको प्रैक्टिस करने के लिए? फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, यानी दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो पावर शेयरिंग के रूल को उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम बताएं ना, संविधान के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो शेड्यूल 7 है वो पावर को शेयर करता है, यानी डिवीजन ऑफ पावर हमको वहाँ देखने को मिलता है। अगर ये डिवीजन ऑफ पावर जो बनाया गया है संविधान के द्वारा, अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको मानने को ही नहीं तैयार हो तो क्या फेडरलिज्म रन कर पाएगा? आंसर है नहीं रन कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, राइट। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर एंड वुड अबाइड बाय द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते होना चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए तभी, क्योंकि ट्रस्ट पे ही रिलेशन चलता है। अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर रिलेशन नहीं चलेगा, हमेशा शक में रहेगा दिमाग, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से दिमाग काम नहीं करेगा वैसे केस में, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस की जा सकती है। तो आइडियल जो है फेडरलिज्म का वो क्या है? फेडरल सिस्टम का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना, ठीक है, और एग्री होना कि भैया हम लोग एक साथ रहेंगे, तभी फेडरल सिस्टम काम कर पाएगा, फेडरलिज्म अच्छे से रन कर पाएगा किसी भी कंट्री के अंदर। नाउ द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर, यानी जो एग्जैक्ट पावर शेयरिंग है, यानी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पावर का बैलेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अलग अलग फेडरेशन में, वो अलग अलग है। जैसे हम बताएं ना कि इंडिया का फेडरेशन अपने ही टाइप का फेडरेशन है, जिसको हम लोग फेडरेशन सू जेनरस बोलते हैं, है ना, अपने अलग टाइप का फेडरेशन है, ठीक है। तो इंडिया का फेडरेशन जो है वो यूएस के फेडरेशन से थोड़ा अलग है। तो अलग अलग कंट्री में ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके का फेडरेशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है वो डिफरेंट हो दूसरे कंट्री के फेडरल मॉडल से, राइट। तो ऐसा हो सकता है। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। तो दो तरीका है, दो रास्ते हैं जिसके द्वारा फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है। पहला है कमिंग टुगेदर फॉर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ना दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए दोनों के भी डिफरेंस क्या है। अगर बच्चों हम बात करें यूएसए का, है ना, अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए में 13 स्टेट्स थे जिसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था। ब्रिटिश अपना कॉलोनी बना के रखा था इन 13 स्टेट को, और 13 स्टेट जब ब्रिटिश के कॉलोनी से आज़ाद हुई, अपने आप को इंडिपेंडेंट की, तो ये 13 स्टेट क्या बोली कि हम सब मिलके एक फेडरेशन को क्रिएट करेंगे। हम सब मिलके क्या करेंगे? एक फेडरेशन को क्रिएट करेंगे। यानी ये डिफरेंट 13 स्टेट है अलग अलग, है ना, ये सब मिलके क्या बोल रहा है कि हम लोग एक साथ आ जाते हैं और हम लोग एक फेडरेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल पावर वीक है, ठीक है, मिलिट्री पावर वीक है। अगर ये लोग सब साथ में मिल जाएंगे तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और मिलिट्री बेसिस पे भी ये स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, और रिसोर्सेज को भी ये कंबाइन कर सकते हैं और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि हम बताए थे फ्यूडस वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। तो यहाँ भी एग्रीमेंट हो रहा है कि हम लोग एक साथ आ जाते हैं। तब कहाँ जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं और एक फेडरेशन को क्रिएट करते हैं। तो
हर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट क्या कर रहा है बच्चों, एक साथ आ रहा है, इसलिए इस टाइप के फेडरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये क्या बनाए, यूएसए, ये क्या बनाया इन्होंने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो स्टेट है वो यूनाइट होके यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया है, यानी इसलिए इसको नाम क्या पड़ा, यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या हुए हैं, यूनाइट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के फेडरेशन जहाँ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में आके एक साथ मिल जाता है, एक साथ आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है ना। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें कनाडा की, है ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो फेडरेशन बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे लोग एक एग्रीमेंट के थ्रू आ रहे हैं ना, एग्रीमेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो इनके पास ये पावर भी होता है कि इनको जब मन करे तब वो इस फेडरेशन से सिसीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनके पास सिसीडिंग पावर होता है, यानी कहने का मतलब कि आज हम यूएसए के साथ हैं, लेकिन अगर हमको कल को मन किया कि हम अपना फिर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले, तो वो ऐसा कर सकते हैं अंडर फेडरलिज्म। ठीक है, लेकिन कोई क्यों छोड़ेगा यूएसए को, राइट, क्योंकि मिलिट्रिली इतना पावरफुल हो गया है यूएसए, इसको छोड़ने की बात ही कोई सोच भी नहीं सकता, राइट। तो लेकिन सिसीडिंग पावर होता है, ठीक है, जनरली पहले हुआ करता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं यूएसए के अंदर, ठीक है, उस हिसाब से सिसीडिंग पावर है या नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन सिसीडिंग पावर फेडरेशन के अंदर होता है कि स्टेट सिसीड कर सकती है, जो फेडरेशन है उसको छोड़ के बाहर निकल सकती है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सिसीडिंग पावर, राइट। अब यहाँ देखो, सपोज ये कनाडा, ये बहुत वास्ट लैंड था, ठीक है, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम था, ठीक है, और कनाडा में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन अराइज हो गया क्योंकि कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पास पावर नहीं थे। तो जो कनाडा है वो क्या किया, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम था, वो क्या किया, अब इस यूनिटरी सिस्टम को हटा के अब फेडरलिज्म को लाना चाहे। तो ये क्या किया, जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट थी, जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो अलग अलग प्रोविंसेस थे इसी कंट्री के अंदर थे, अब इस कंट्री के अंदर जो जो अलग अलग प्रोविंसेस को बनाया गया और सबको पावर्स डिवाइड कर दिया गया, सबको क्या कर दिया गया, पावर डिवाइड कर दिया गया, हर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को पावर दे दिया गया, ठीक है, संविधान के द्वारा। तो इस तरह का जो फेडरेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये एक साथ ही पहले से एक साथ थे, अभी भी एक साथ हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है विज़ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट, लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास जनरली ज़्यादा पावर होते हैं विज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, यहाँ हमको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जानबूझ के ज़्यादा पावर दिए गए हैं, किसके कंपैरिजन में, स्टेट के कंपैरिजन में। और यही कनाडा के मॉडल को इंडिया ने भी अपनाया है। तो इंडिया भी कैसा फेडरेशन है बच्चों, है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया भी कैसा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना। यहाँ पे देखेंगे, देखो पहला क्या है, पहला है इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट सो दैट दे पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यहाँ क्या बताया जा रहा है, वही बताया जा रहा है जो मैं समझाया कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आ जाते हैं, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, अपने सॉवरेनिटी को पुल करते हैं या अपने अपने सॉवरेनिटी को सौंप देते हैं एक जगह पे। सॉवरेनिटी कहने का मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है बच्चों, जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट तरीके से अपना डिसीजन ले पाए, कोई बाहरी दबाव के बिना, यानी एक ऐसा कंट्री जो सारा डिसीजन खुद से ले रहा है, कोई भी बाहरी दबाव उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो वैसा कंट्री क्या होता है, सोवरेन कंट्री होता है, राइट। तो ये जो 13 इंडिपेंडेंट कंट्री की हमने बात की थी अभी, तो ये 13 इंडिपेंडेंट कंट्री ने क्या किया, अपना सोवरेनिटी एक जगह पे पुल आउट कर लिया कि हम अपना सोवरेनिटी सौंप दे रहे हैं एक जगह पे और हम लोग एक साथ आ जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, राइट, पुलिंग देयर सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, लेकिन इनके पास अपना आइडेंटिटी भी बचा हुआ है ना, क्योंकि मैंने बात किया कि इनको जब सिसीड करने का मन करेगा ये सिसीड कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। एंड कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और ऐसे क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी।
क्योंकि मैंने बताया कि ये इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स थे, है ना, इकोनॉमिकली वीकर स्टेट थे, मिलिट्री बेसिस पे ये कमज़ोर थे। तो अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो इकोनॉमिक बेसिस पे भी ये स्ट्रांग होंगे और मिलिट्री बेसिस पे भी ये स्ट्रांग होंगे, तो इनकी सिक्योरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ कमिंग टुगेदर फॉर फेडरेशन। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग विज अ विज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। हर कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स जो है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके पास इक्वल पावर होता है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ किसको बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होता है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके बारे में भी बात किया हम लोगों ने। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज कंट्री जो है वो डिवाइड होके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके स्टेट्स बनाता है, और नेशनल गवर्नमेंट अपने पावर को डाइल्यूट करके, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें मेंशन होती है, पावर मेंशन होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर मेंशन होते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर स्टेट्स को भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देता है। इस तरह के फेडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जाम्पल इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, जैसे हम कनाडा के एग्जाम्पल देके बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, हमको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है, जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, किसके कंपैरिजन में बच्चों, स्टेट के कंपैरिजन में। नाउ वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव इक्वल पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग यूनिट है फेडरेशन का, उनके पास अनइक्वल पावर कभी कल हमको देखने को मिलता है। ये बहुत ऑफन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है। सम यूनिट आर गारंटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी दिए गए हैं। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर था, जो शेड्यूल 6 के अंदर जो एरिया आती हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर होता है। सो दिस आर द मैप्स ऑफ यूएसए, कनाडा, है ना, ये यूएसए है आपका, ये कनाडा है। यूएसए में कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कनाडा के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इंडिया के अंदर भी क्या बच्चों, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, वो क्या क्या प्रोविज़न है हमारे संविधान के जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। जब आप आर्टिकल 1 को पढ़िएगा हमारे संविधान का, तो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, या क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है बच्चों, इंडिया दैट इज भारत shall be the यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया जो कि भारत है वो क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, किसका, स्टेट्स का, यानी सारे स्टेट्स, ठीक है, एक साथ यूनाइटेड होके इंडिया के ही पार्ट रहेंगे। यानी यहाँ लिखा है सेल, सेल का मतलब क्या है, दिस इज कंपल्सन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, कि वो यूनियन का ही हिस्सा रह सकते हैं, वो सिसीड नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया का फेडरेशन के अंदर स्टेट के पास सिसीडिंग पावर, स्टेट के पास सिसीडिंग पावर नहीं है बच्चों। यानी स्टेट को मन कर रहा है कि आज हम इंडिया को छोड़ के, है ना, हम एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्टेट्स के पास सिसीडिंग पावर नहीं है। ये यूएस के फेडरेशन से अलग है। यूएस के फेडरेशन में सिसीडिंग पावर है, इंडिया के फेडरेशन के अंदर सिसीडिंग पावर नहीं है। और फेडरल वर्ड का यूज पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं हुआ है। फेडरल वर्ड का यूज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं किया गया है। क्या किया गया है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, क्या लिखा गया है, शैल बी द यूनियन, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा, क्या लिखा, यूनियन ऑफ द स्टेट। ऑल्दो डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फेडरेशन वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है फेडरेशन का उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर हमारा इंडियन यूनियन बेस्ड है। ना फीचर्स क्या है फेडरेशन का, डू दिस फीचर अप्लाई टू द प्रोविंसेस
सॉरी प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये फीचर अप्लाई करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमारे पास ऐसा है जो ये दिखाता हो, जो ये साबित करता हो कि इंडिया भी एक फेडरेशन है। आइए देखते हैं। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट व्हाट वी कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। फेडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि हमको फेडरेशन के अंदर डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। तो इंडिया के अंदर भी ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया में एक तीसरा लेवल पे भी हमको गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जो है कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, राइट। नाउ इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके पास अपना ज्यूरिडिक्शन होता है, अपना पावर होता है, जो संविधान के अंदर मेंशन है। हम आपको बताए थे शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट बना के चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना, कि कौन सा, है ना, कौन से लेवल का गवर्नमेंट कौन एरिया में कौन कौन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में हमने बात किया था कि ये लिस्ट के अंदर नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, राइट, डिफेंस हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट किसके हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर हैं। They are included in this list because we need uniform policy on this matter throughout the country। ये इन सारे लिस्ट को यूनियन लिस्ट के अंदर इसलिए डाला गया है क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। अगर ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनना चाहिए इनके ऊपर, या यूनिफॉर्म लॉ इन सब्जेक्ट्स पे आने चाहिए जो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली क्या हो पाए, इम्प्लीमेंट हो पाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि यूनियन लिस्ट के अंदर वैसे सब्जेक्ट को रखा जाए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट किसको दिया गया? यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया, जैसे फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, राइट। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर अकेला कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो किसको दिए गए हैं? स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, लैंड हो गया, ये सब किसका सब्जेक्ट है? तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है, मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट में जो भी, है ना, सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है बच्चों? तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो सब्जेक्ट है जो कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी, नेशनल इंटरेस्ट में भी है, और जो लोकल इंटरेस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स हैं, या प्रोविंशियल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो किसके अंदर रखे गए हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखे गए हैं, जहां यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती है, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। तो ये वो सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर फॉल करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाती है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, किसके लॉ को माना जाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन के ऊपर लॉ बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और दोनों कन्फ्लिक्ट में आ गया, दोनों लॉ क्या आ गया? कन्फ्लिक्ट में आ गया। तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, उसी के लॉ को माना जाएगा। बोथ द यूनियन एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट if their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail। ये तो बात कर लिया हम लोग। नाउ क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन उठता है कि भैया मेरे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है ना। इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, इसमें 61 हैं और इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। नाउ इन सब्जेक्ट को छोड़ के कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उस सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा? फॉर एग्जांपल, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। इंटरनेट पे उस समय क्राइम नहीं हुआ करता था, राइट, क्योंकि इंटरनेट शायद इंट्रोड्यूस भी ना हुआ हो, राइट।
तो उस समय इंटरनेट पे कोई भी साइबर क्राइम जैसा एक्ट नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इंटरनेट का जाल जब फैलने लगा, तो इंटरनेट की मदद से भी क्राइम करना पॉसिबल होने लगा। तो इंटरनेट पे जो क्राइम होता है उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं, और साइबर क्राइम जैसा सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं था। तो अगर किसी भी लिस्ट में साइबर क्राइम जैसा सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट एम्पावर्ड नहीं है कि वो उस लिस्ट पे कानून बना पाए। तो ऐसे में हमारा संविधान एक प्रोविज़न बताता है, जो प्रोविज़न किसका है, रेसिडरी पावर। जो प्रोविज़न किसका है, रेसिडरी पावर या रेसिडरी सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, अगर उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो वो अथॉरिटी किसके पास होगा, वो पावर किसके पास होगा, तो वो पावर होगा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन देम। ठीक है। नाउ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर देखिए, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, ठीक है, उसको इक्वल पावर है ना नहीं दिया जाता है। ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सारे स्टेट के पास जो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर है उनके पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे अर्लियर पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या था, स्पेशल स्टेटस था, वो उनके पास अपना कानून था, उनके पास अपने झंडे हुआ करते थे। आर्टिकल 361 गिव स्पेशल पावर टू सम ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जैसे है ना, जैसे असम हो गया, मिजोरम हो गया, उसको आर्टिकल 361 क्या देता है, स्पेशल पावर देता है, क्योंकि उनका एक अपना पर्टिकुलर कल्चर है। ठीक है, तो उनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने वे ऑफ लाइफ को बचा के रखना है। तो इसलिए उनको स्पेशल पावर देती है सरकार, ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। इसलिए इन सारे स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं, राइट। नाउ कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूटी का कंसेप्ट क्या है, यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ठीक है, ये वो यूनिट है इंडियन यूनियन का जिसके पास बहुत कम पावर होता है। दीज आर द एरिया आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एरिया इतने छोटे हैं कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कहला सकते, नहीं बन सकते। विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, और इसको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। तो दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। तो इन टेरिटरी के पास स्टेट का पावर नहीं होता है। तो भैया इसको गवर्न कौन करता है, तो इसको गवर्न करता है कौन, प्रेसिडेंट। किसके हेल्प से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हेल्प से। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, तो खैर दिल्ली के पास तो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं लक्षद्वीप, ठीक है, और चंडीगढ़ के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो इनको कौन गवर्न करता है, इनके ऊपर रूल कौन करता है, तो इनके ऊपर रूल करता है प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली। कैसे रूल करते हैं, इनडायरेक्टली। यहाँ पे एक ऑफिशियल को बैठाया जाता है जिनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है उनको। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो यहाँ पे रूल को चलाते हैं। डायरेक्शन किसका होता है, प्रेसिडेंट का, और इनके पीछे डायरेक्शन किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन किसे, प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज को चलाते हैं। किसकी मदद से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से। गेटिंग द पॉइंट, राइट। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन हमारे संविधान का, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल को चेंज करना, फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना, तो मैंने पहले ही बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। नाउ पावर शेयरिंग जो है बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर शेयरिंग क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। आप इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, इसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजेस पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस, ठीक है, 1973
1993 में ये डॉक्ट्रिन लेके आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जैसे सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, राइट, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, बाद बाकी सारे प्रोविजन को बदला जा सकता है संविधान। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये आसान नहीं है कि इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हम कुछ चेंजेस ला पाएँ। अगर चेंजेस भी लाना है तो उसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बोथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसके बाद फिर स्टेट उसको अगर पास करता है, अगर 50% ऑफ द स्टेट उसको एसेंट देता है, अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसको रेक्टिफाई करके भेजता है, तभी उस प्रोविजंस में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। अपने आप चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट। एनी चेंज टू दिस हैज फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी बताएं हमने कि दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से, है ना, ऐसा कोई भी बिल पास होगा जो फंडामेंटल चेंजेस लाना चाहता है संविधान के अंदर, जिसके कारण स्टेट के पावर को इम्पैक्ट सहना पड़ रहा हो, तो ऐसा चेंज लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले ये करना पड़ेगा कि जो बिल है वो हमको दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे लगता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा बिल को। अगर 50% ऑफ द स्टेट इस बिल को रेक्टिफाई कर देती है, पास कर देती है सपोर्ट के साथ, तभी जाके उस फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज आ सकता है, जिस फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करने के बाद स्टेट का भी पावर इम्पैक्ट होता है। ऐसे इतना आसान नहीं है। देखो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। बात कर लिए। तो यहाँ देखें, द जुडिशरी प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग the implementation of the constitutional provision and produce in case of any dispute about the division of power, high court and supreme court make decision। ठीक है, जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने बात किया कि फेडरल सिस्टम के अंदर जुडिशरी का सुप्रीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है किसके बीच? फेडरल सिस्टम के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उनके बीच, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हमेशा हमको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो इस डिस्प्यूट का अगर सॉल्व करना है तो एक बॉडी होनी चाहिए जो बहुत पावरफुल बॉडी है, जो इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। और वो पावरफुल बॉडी कौन है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो इन डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू देम। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके पास पावर है कि वो अलग अलग टैक्स लिवाई कर सकती है ताकि जो पैसा है वो उन तक पहुंच पाए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो अलग अलग टैक्स लिवाई करने की ताकत किसके पास है बच्चों? तो वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो अलग अलग टैक्स लिवाई कर सकती है। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर गवर्नमेंट, अगर अपने गवर्नमेंट को उनको चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट। और पैसे आते कहाँ से है गवर्नमेंट के पास? टैक्सेस से, ठीक है, फीस, जो अलग अलग फी होता है उससे, ठीक है। तो इन सारी जगहों से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है टैक्सेस से। और कौन सा टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा देता है गवर्नमेंट को? तो वो है आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक है, जो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स क्या है? टैक्स सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का, राइट। फ़ी क्या है? सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का। जो अलग अलग फ़ी आपको देना पड़ता है अलग अलग गवर्नमेंट वर्क के अंदर, वो सारा फ़ी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो यहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स लिवाई कर सकती है, फ़ी लिवाई कर सकती है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने गवर्नमेंट को चला पाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दोनों गवर्नमेंट को, उसके लिए पैसा का होना ज़रूरी है, तभी वो लोगों के वेलफेयर में अलग अलग पॉलिसी लेके आ पाएगी। जैसे सरकार आपको पॉलिसी के नाम पे बहुत सारा पैसा बांट देती है, वो पैसा कहाँ से आता है? तो हमारा ही पैसा है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। या गवर्नमेंट लोन भी लेती है, अगर पैसा पूरा नहीं होता है तो वो
लोन भी लेती है और लोन के जरिए भी वो अपने बजट को क्या करती है, बैलेंस करती है। नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्कोप क्लासेस के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर। थैंक यू।